नाहन जैसे क्षेत्र में भी हमें पिछले चुनावों में ऐसे रिजल्ट देखने को नहीं मिले जो हम आशा करते थे। ऐसा क्यों सर? ये समाज मेरा है, ये भाई बहन लोग सब मेरे हैं कि यदि मैं चुनाव नहीं जीता तो कहीं शायद मेरे में कमी रही होगी। आप मंदिर में जाओ, आप ना जाओ, धर्म कोई खराब नहीं। किसान की पीठ पर से किल्टा उतरना चाहिए। अरे जरा तुलना करके देखो समाज में कितने कष्ट। माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बहुत कोशिश की ये चुनाव ना हो। जनता 3.5 साल के कांग्रेस के मिस रूल से त्रस्त और भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर जी उस समय ग्रामीण विकास मंत्री थे, तब ये पंचायती राज संस्थाओं को और 50% आरक्षण दिया, नगर निकायों को 50% आरक्षण दिया। अगर जे महिला बहन बेटी ये शक्तिशाली हो, ये वो भारत है जिसने दुनिया को खगोल शास्त्र दिया। अगर युवा नेतृत्व करेगा तो दुनिया भारत के चरणों में आएगी। उनके लिए क्या मैसेज देंगे? राजनीति समाज जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। हिमाचल को हम अक्सर पीस और माउंटेन्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, लेकिन इस पीस के पीछे एक सिस्टम चलता है। पॉलिटिक्स, डिसीजन, कंट्रोवर्सी और रियल ग्राउंड प्रॉब्लम्स। आज हम इस सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे एक डॉक्टर की जर्नी से, एक एमएलए के एक्सपीरियंस से और एक लीडर के डिसीजन मेकिंग से। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आपकी होस्ट हिमांशी और आपका स्वागत करती हूँ इन द स्पॉटलाइट में। आज हमारे बीच एक ऐसे नेता मौजूद हैं जिनकी सोच, निर्णय और राजनीति अक्सर चर्चा का विषय बनी रहती है। तो आज का ये पॉडकास्ट सिर्फ पॉडकास्ट नहीं, बल्कि एक खुली बेबाक बातचीत होने जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान भाजपा हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी का। नमस्कार सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल इन द स्पॉटलाइट में। जी नमस्कार हिमांशी जी। इन द स्पॉटलाइट के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी आप कैसे हैं? बहुत धन्यवाद, आपने हमारे बारे में पूछा, हमारे हालचाल को पूछा। उस प्रभु की कृपा से अच्छे हैं, बढ़िया हैं और आजकल एक आनंद का सा माहौल है। बंगाल के चुनाव के बाद पूरे देश की फिजा बदली है जी। हम बंगाल के चुनाव को एक सामान्य चुनाव की तरह नहीं देख सकते। जी सर, बिल्कुल सर। कारण लंबे समय तक कांग्रेस, उसके बाद लेफ्ट, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस, जी। करोड़ों करोड़ों घुसपैठियों का प्रवेश और एक अलग प्रकार का माहौल बना के तरह तरह की एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ जिस प्रांत में होती रही, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रवेश एक अंदर से कॉन्फिडेंस को जनरेट करता है कि देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित रहेगी। और वो बंगाल जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिए, जिसने और वंदे मातरम जी का गायन दिया, जिसने क्रांतिकारियों की फौज दी, आज वो एक विकट स्थिति के अंदर खड़ा था। और बंगाल में मोदी जी की जीत, बीजेपी की जीत, देशभक्ति की जीत है, राष्ट्र हित की जीत है। मैं आपके चेहरे से वो खुशी बिल्कुल देख सकती हूँ, आपकी खुशी आपके चेहरे पर। सर, मेरा आज का जो पहला सवाल है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि डॉक्टर राजीव बिंदल जी राजनीति में लाए गए या आप खुद आए? ये एक संयोग था या प्रयोग था? बहुत बेसिक सवाल है, बहुत कठिन है। मैं विद्यार्थी जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित हुआ और संघ की शाखाओं में जाते हुए राष्ट्रहित के कार्यों में जुड़ गया। संघ का कार्य करते थे। 1975 आया
और उस समय तात्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश में इमरजेंसी लगाई, अपनी गद्दी को बचाने के लिए आपातकाल लगाया। और उस आपातकाल में देशभक्तों को, हजारों लाखों लोगों को जेल की काल कोठरी के पीछे डाल दिया। हम मीडिया में अब फ्री होकर के बात कर रहे हैं, ये बात एयर भी होगी, सब जगह जाएगी, पर मीडिया पर टोटल प्रतिबंध लगा दिया गया। और उस समय के जो नामी धामी अखबारात थे उन सब को प्रतिबंधित कर दिया, उनके संपादकों को, मालिकों को जेल में डाल दिया। यानी एक तानाशाही का एक अलग ही अंदाज था। हमने उस समय और निर्णय किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में कि देश की खबरों का हम प्रकाशन करेंगे। बहुत खतरनाक काम था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की बात को, सरकार के खिलाफ बोलने को कोई सुनने को तैयार नहीं था और तुरंत जेल में डाल दिए जाते थे। तो हमने साइक्लोस्टाइल मशीन ली, कहीं छुपते छुपाते हर रोज़ हम एक A4 का अखबार पन्ना छापते थे और उसको यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, संभ्रांत लोगों में आधी रात को हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे जी। वो एक चैलेंजिंग सफ़र था। लगभग 3.5-4 महीने तक हमारा ये काम चलता रहा, जब तक हम पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहे। और उसके बाद पुलिस ने हमको धर दबोचा, कूटा, मारा, पीटा। और 1975 में हमारे ऊपर उस समय एक झूठा मुकदमा दर्ज किया कि ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को बम से उड़ाने की साजिश कर रहे थे। DIR, डिफेंस इंडिया रूल में हम जेल में रहे। वहाँ से ऐसा लगता था कि हम जेल से निकलेंगे तो तुरंत राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश होगा, परंतु मैं सौभाग्यशाली था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे जो वरिष्ठ लोग थे उन्होंने हमें प्रेरणा दी और मुझे झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में सेवा कार्य करने के लिए उन्होंने भेज दिया। 1978 ऑनवर्ड मैं झारखंड की हो जनजाति में, हो आदिवासी क्षेत्रों में सेवा कार्य करता रहा और 1983 में वापस अपनी जन्मभूमि सोलन आया, जब मैंने अपना प्रैक्टिस का काम शुरू किया और सेवा के संस्थान शुरू किए। हिमगिरी कल्याणाश्रम के नाम से गरीब बच्चों के आश्रम शुरू किए। और एकाएक जब मैं सेवा कार्यों में था तो सोलन के लोगों ने मुझे नगर पालिका का चुनाव लड़वा दिया और बस वहाँ से राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश हो गया। नगर पालिका का सदस्य बन गया, नगर पालिका का अध्यक्ष बन गया। एक बार विधायक, दूसरी बार विधायक, तीसरी बार विधायक। फिर सोलन सीट रिज़र्व हो गई तो नाहन की जनता ने मुझे प्यार दिया। चौथी बार यहाँ से विधायक, 5वीं बार विधायक। तो इस प्रकार ये राजनीति का सफ़र और राजनीति का प्रवेश। सर, आपकी जो कहानी है, जो आप इसमें जो इस तरह से आप जिस तरह से राजनीति में आप आए हैं, तो इसमें काफ़ी अपने स्ट्रगल भी देखने को मिला। ये बहुत इजी नहीं है यहाँ तक पहुँचना, और जिस तरह की आपने चीज़ें, चुनौतियों का सामना किया, स्पेशली उस दौर में, इंदिरा गांधी जी के दौर में, तो ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य बात है कि आपने उस परिस्थितियों का सामना करते हुए जो आपका एक्सपीरियंस है आज आप हमारे साथ भी साझा कर रहे हैं। 19 वर्ष की आयु थी और उस आयु में उस संघर्ष में हर प्रकार की यातनाओं में खड़े रहने का जो अवसर मिला, वो उसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा थी। सर, आपने बहुत लंबे समय तक संघ के कार्यों में अपना भागीदारी दी है और अभी रिसेंटली जो हमारा झारखंड है उसके एक दुर्गम क्षेत्र में आपने 200 बच्चों के लिए छात्रावास बनाया अपनी माताजी की स्मृति में। 1980 में, 1979-80 में जब मैं झारखंड के गोयलकेरा में रहता था,
उस समय और मेरे स्वर्गीय पिताश्री वहाँ आए और उन्होंने उनकी प्रेरणा से हमने 20 बच्चों का एक छात्रावास वहाँ प्रारंभ किया। वो छात्रावास चलता रहा, जो भी आर्थिक उसको मदद पिताजी कर सकते थे वो लगातार करते रहे। उसके बाद कल्याणाश्रम उस छात्रावास को निरंतर चलाता रहा। हजारों बच्चे उस छात्रावास से पढ़ करके आदिवासी बच्चे निकले, अपने जीवन में प्रवेश किए। पर ये जो घटना आप पिछले दिनों की बता रहे हैं, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि गुजरात के कुछ लोगों ने एक संकल्प किया कि हम 1000 इंस्टीट्यूशंस सेवा के खड़े करेंगे, यानी उनके लिए हम भवन बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे जी। तो उस कड़ी में जो कोइलकेरा में छात्रावास जो मैंने प्रारंभ किया था जी। उसको भी उन्होंने उठाया और वो गुजरात के दानी सज्जन हैं जिन्होंने 200 बच्चों के लिए छात्रावास भवन का निर्माण किया। उसके उद्घाटन के लिए उन्होंने मुझे बुलाया। मैं भी बरसों बाद उस वनवासी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में अपने पुराने साथियों को मिलने के लिए गया और मेरे लिए वो बहुत ही आनंद की अनुभूति थी जब मेरी स्वर्गीय माता भागवंती जी के नाम पर उस 200 बच्चों के छात्रावास का नामकरण किया गया। नामकरण उसका पहले से वही था परंतु वो कंटिन्यू हुआ। किस प्रकार से सामाजिक कार्य के लिए लोग आगे आते हैं उसका एक बहुत बड़ा प्रेरणादायी उदाहरण। जी सर, जब आपने ये पहल की थी इस चीज़ के लिए तो आपको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? स्वाभाविक है, मैं हिमाचल से गया था, झारखंड उस समय दक्षिण बिहार होता था, तो मेरे लिए बिल्कुल नई जगह थी। सरंडा का फॉरेस्ट था, हाथियों का जंगल था और एक नई भाषा, वेशभूषा, खान पान। तो वहाँ पर जाकर के उनकी भाषा को अडॉप्ट करना, उनके खान पान को, रहन सहन को अडॉप्ट करना, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। और हम लोग शहर में पले बड़े, परंतु वहाँ दूर बियाबान जंगल में जहाँ बिजली नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर रहना और लालटेन में रह करके पढ़ना लिखना, रात का समय बिताना, नहाने के लिए नदी नाले खड्ड के ऊपर जाना, वो एक जीवन बिल्कुल अलग। और उसमें भी फिर चिकित्सा कार्य करना। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि वनवासी क्षेत्र में रहने वाले उस समय लोग चिकित्सा पर विश्वास नहीं करते थे और इलाज के लिए उनको प्रमोट करना पड़ता था, नहीं तो बोंगा पूजा करना, मुर्गा काटना, बलि देना, ऐसा। तो उनको उस तरफ प्रमोट करते हुए इलाज करना, दवाई देना, सेवा करना और उनकी भावनाएं भी आहत ना हो, वो एक चुनौती भरा था उन दिनों। और क्रिश्चियन मिशन के द्वारा भारी भरकम धर्मांतरण का काम उन क्षेत्रों में चला हुआ था। तो वो किसी भी तरह से कोई हिंदू मिशनरी वहाँ आके सेवा कार्य करे, वो उनके और सिलेबस से बाहर था। इसलिए अनेक बार उन्होंने जानलेवा हमले भी करवाए और उस प्रभु की कृपा से हम बचे भी रहे और सेवा कार्य भी चलता रहा। तो अनेक चिकित्सालय, छात्रावास ये खड़े करते हुए फिर आने वाला जो समय था उसमें समाज जब सेवा कार्यों से जुड़ गया तो वो एक उपलब्धि थी। इतनी परिस्थितियों के बाद आपने छात्रावास का निर्माण किया। आप कोई ऐसी बात, ऐसी कोई उनकी वैल्यू आपकी माताजी की जो आज भी आप लेकर चलते हैं, अपने आपके कार्यों में दिखाई देती है, आपके निर्णयों में दिखाई देती है? मेरी माताश्री बहुत संघर्षशील थी। हर काम घर का खुद भी करना और हम सब से करवाना, वो चाहे झाड़ू है, पोछा है, कपड़े धोने हैं, खाना बनाना है, अंगीठी जलाना है, चूल्हा जलाना है,
दूध बिलोना है, पशु से दूध निकालना है, सारे काम। तो वो जो संघर्षशील उनका व्यक्तित्व था और उन्होंने हमको भी उस कार्य के अंदर डाला। तो वो जो संघर्षशील व्यक्तित्व और कार्य करने की एक शैली थी, वो आज भी हमको प्रेरणा देती है। उनके अंतिम समय तक वो उसी प्रकार से काम करती रही और हमें लगातार उनके जीवन से इस बात की प्रेरणा मिलती है कि जीवन लगातार काम करने के लिए है, लगातार, और उसको जीवंत तो होकर के जीने के लिए। आपकी जो माता जी है, मतलब आपने ये बताया कि वो घर के जितने भी कार्य हैं, कठिन से कठिन कार्य भी बहुत सहजता से करती थी। सर मैं इस पे एक बात कहना चाहूँगी, जितने भी मेल पर्सन होते हैं ना सर, मैक्सिमम लोग वो यही सोचते हैं कि जो महिलाएं बाहर काम करती हैं वही काम है। आपने जिस तरह से उनकी छोटी छोटी चीज़ें जो घर की हैं सर, आपने वो गिनवाई, आप वो महसूस करते थे, आप उनको देखते थे सर, ये बहुत बड़ी बात है एक फीमेल के लिए कि एक ऐसा पर्सन, मेल पर्सन, जो महिलाओं के घर के काम को भी हार्डवर्क समझता है, काम समझता है और उनको उनसे प्रेरित भी होता है सर, और उनको सपोर्ट भी करते हैं। मैं तो इससे आगे की बात कहूँगा, अगर आज हम घर से बाहर निकल करके काम कर पाते हैं तो केवल और केवल जो गृहिणी, माता, बहन, पत्नी है उसके कारण ही कर पाते हैं। हमें तो धुले धुलाए कपड़े मिलते हैं, बना बनाया खाना मिलता है। हम 7-7 दिन, 10-10 दिन टूर पर जाते हैं तो लगी लगाई अटैची मिलती है। अन्यथा हम एक पल भी बाहर जाकर के काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। और यही स्थिति माताजी के समय में रही और यही स्थिति आज भी है। वो पत्नी का विषय हो, उनके और कंट्रीब्यूशन का विषय हो, तो हमारे कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है। वो न केवल हमें व्यवस्था सुचारू देते हैं, परंतु एक प्रेरणा के साथ साथ एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। बिल्कुल सही। जीवन में शांति अगर जे कहीं से प्राप्त होती है तो उनकी भावना से, उनकी प्रेरणा से, उनके सहयोग से। सर, आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं जो नैतिकता के मापदंड पर हमेशा खरा उतरता है। सर, नैतिकता के मापदंड पर खरा उतरने वाला डॉक्टर राजीव बिंदल जी को क्या कभी छल कपट या भीतरघात का सामना करना पड़ता है? राजनीतिक क्षेत्र इस प्रकार की सभी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है, वाबस्ता है, और ये पार्ट ऑफ लाइफ है। परंतु हम ये मान करके चलते हैं, जहाँ भी कहीं इस प्रकार का व्यवहार होता है वो हमें जीवन में नई प्रेरणा देता है, नए प्रयोग करने के लिए आगे बढ़ाता है। और जीवन है, वो महाभारत का समय रहा हो या रामायण का समय रहा हो, ये हर प्रकार के समाज में लोग रहते हैं। पर मैं एक बात जरूर कहूँगा, समाज का बहुत बड़ा आशीर्वाद, बहुत बड़ा सहयोग वो मेरे ऊपर रहा है, आज भी है, और मैं उस कृतज्ञता को कभी भूल नहीं सकता। और ये समाज ही है, ये साथी संगी हैं, ये मित्र दोस्त हैं, ये पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, जिनके कारण हम आज यहाँ पर बैठे हैं। तो किसी भी समय उनके सहयोग के बिना, उनके प्यार के बिना कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। अगर साथ बना रहता है सर तो काम भी अच्छे से चलते हैं, और हम भी शायद से जो इतना स्ट्रेस रहता है हमारे को, एक दूसरे के सपोर्ट के साथ हम उस स्ट्रेस का सामना कर पाते हैं। सर, सबका साथ सबका विकास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंक्लूसिव सी सोच है।
सर, इस ग्राउंड पर चलने के बावजूद नाहन जैसे क्षेत्र में भी हमें पिछले चुनावों में ऐसे रिजल्ट देखने को नहीं मिले जो हम आशा करते थे। ऐसा क्यों सर? मुझे सौभाग्य मिला 2017 से 2022 तक नाहन विधानसभा क्षेत्र में विधायक के नाते काम करने का, जब हमारी सरकार प्रदेश में थी। अनेक समस्याएं, मैं कई बार चर्चा करता हूं, वो नाहन शहर जहां पीने का पानी नसीब नहीं होता था। माताएं, बहनें, बुजुर्ग सुबह 4 बजे उठ करके पानी के लिए हाहाकार करते थे। कहाँ वो और टैंकियां चढ़ाने के लिए मोटरें लगाते थे, पानी नहीं आता था। 14 दिन पानी नहीं आता था और हैंड पंप चला करके, टैंकर मंगा के जीवन चलता था। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि गिरी गंगा का पानी और नाहन में पहुँचा और उसमें मेरा योगदान रहा। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि महाराजाओं के समय में जो पानी नहर सवार से आया था, उसकी पूर्ण रूपे नवीनीकरण के लिए पाइपें बदलने का काम मुझे मिला। एक और स्कीम जो हमारी कालाम से थी, उसके भी नवीनीकरण का सौभाग्य हमको मिला। तो आज हम खुश हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं कि नाहन में माकूल मात्रा में पीने का पानी है। मुझे और आसपास के क्षेत्रों में जाते हुए नदी नाले क्रॉस करने होते थे। बरसात में एम्बुलेंस जा नहीं सकती, बिल्कुल ऐसी स्थिति हो जाती थी श्रीलंका जैसी। टापू के रूप में लोग रह जाते थे। डिलीवरीज वहीं हो जाती थी और माताओं, बहनों को, बच्चों को कष्ट हो जाता था। उस 5 साल में लगभग 62 पुलों का निर्माण वो करने का सौभाग्य मिला। सड़कों का निर्माण, पेयजल योजनाओं का निर्माण, स्वास्थ्य के संबंध में भी मैं लकी रहा। नाहन में मेडिकल कॉलेज खड़ा करना, उसमें डॉक्टरों को बड़ी मात्रा में प्रेरित करके नाहन लेकर के आना, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ईएनटी, पीडियाट्रिक्स और इन सब के डिपार्टमेंट शुरू करवाना, कैंसर का डिपार्टमेंट शुरू करना, रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट शुरू करवाना, एनेस्थीसिया का डिपार्टमेंट शुरू करवाना, यानी एक नया प्रयोग शुरू हुआ। और उस समय में चुनौती मान करके इलाके में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित हुए। कहाँ चूक हुई, कहाँ कमी रही, ये तो मैं नहीं कह सकता, पर मैं आज भी ये कहता हूँ कि यदि मैं चुनाव नहीं जीता तो कहीं शायद मेरे में कमी रही होगी। और नाहन की जनता ने जब 2 बार मुझे चुनाव जिताया, 2012 में और 17 में, तो जो कमी रही होगी उसको मैं पूरा करने में जुटा हूँ, ताकि 2027 का जो चुनाव है उसमें एक बार फिर हम विकास के उस नए कीर्तिमान की तरफ इलाके को बढ़ा सकें और जो कमी हमारे में रही हम उसको दूर करके आगे बढ़ सकें। सर, धर्म और राष्ट्रवाद ये दोनों ही पावरफुल थीम्स हैं, लेकिन हमें ये भी सुनने को मिलता है कि ये सिर्फ एक एजेंडा है, सिर्फ वोट बैंक को बनाने के लिए, ये एक तरह का इन्फ्लुएंस हम करते हैं। तो सर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धर्म की परिभाषा को समझना बहुत जरूरी है। धर्म और संप्रदाय, धर्म और मत, ये बिल्कुल अलग चीज है। संप्रदाय है, मत है, जो एक गुरु और एक पुस्तक के अनुसार चलने वाला सेक्ट है, वो मत है, संप्रदाय है। पर धर्म तो एक ही है। धारयति इति धर्म, जो जीवन का धारण करता है वो धर्म है। और धर्म के लक्षण बताए गए हैं। ये जो सनातन है
ये कोई पूजा पद्धति नहीं है। सनातन उन धर्म के लक्षणों से मिलकर के बना है और धर्म के 10 लक्षण बनाए, सत्य, आस्तेय, अहिंसा, सेवा, परमो धर्म, परोपकार, ऐसे करके वो धर्म के वाक्य हैं और उसी की व्याख्या भारत में अलग अलग रूपों में हुई है। सनातन में कहीं किसी के ऊपर प्रतिबंध नहीं है, आप देवी की पूजा करो, आप राम की पूजा करो, आप कृष्ण की पूजा करो, आप मंदिर में जाओ, आप ना जाओ। हमारे यहाँ तो ऋषि चारवाक को और ऋषि का दर्जा दिया जिसने भगवान के अस्तित्व को चुनौती दे डाली। उसने कहा कि भगवान के अस्तित्व नहीं है। उसके अंदर अलग अलग व्याख्याएं, एक ओंकार, एक ही है वो प्रभु। ये कहाँ कहा? ये भारत में कहा, दुनिया में कहीं नहीं। भारत से भगवान बुद्ध निकले, उन्होंने बौद्ध के रूप में, बौद्ध धर्म के रूप में अपनी बात कही। यहीं से भगवान महावीर निकले, उन्होंने जैन धर्म के रूप में बात की। यहीं से गुरु नानक देव जी महाराज निकले और उन्होंने सिख धर्म के रूप में, सिख संप्रदाय के रूप में, मत के रूप में अपनी बात की। यहाँ पर निकलने वाला प्रत्येक संप्रदाय, प्रत्येक और पूजा पद्धति, वो सब भारत की उपज है। और दुनिया में जो धर्म संप्रदाय अलग अलग स्थानों के ऊपर उपजे, उनके अंदर समय समय के ऊपर जो विकृतियां आई, उसके कारण समस्या हुई। धर्म कोई खराब नहीं, परंतु उनकी विकृतियों के कारण गड़बड़। आज भारत ने कभी दुनिया में जाकर के ये नहीं कहा कि आप सनातन को एडॉप्ट करो, आप हिंदू धर्म को एडॉप्ट करो, कभी नहीं कहा। सब जगह गए हमने और वेद का ज्ञान दिया, हमने और आयुर्वेद का ज्ञान दिया, खगोल शास्त्र का ज्ञान दिया, संस्कृत का ज्ञान दिया, हमने जीवन का ज्ञान दिया, आध्यात्म का ज्ञान दिया, कहाँ से हम आए, हमको कहाँ जाना है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का ज्ञान दिया। परंतु हमने किसी को नहीं कहा कि तुम सनातन में आ जाओ, तुम धर्मांतरण कर लो, तुम हिंदू बन जाओ। नहीं कहा। किसी को नहीं कहा कि तुम जनेऊ पहन लो, किसी को नहीं कहा कि तुम तिलक लगा लो, नहीं कहा। केवल उसके जीवन में और ज्ञान का प्रकाश हो, इतनी बात करने के लिए हमारे साधु, सन्यासी, संत, महान लोग दुनिया में गए, प्रवास किया। सब तरफ भारत का जो विचार है, चिंतन है, सोच है, वो सब तरफ पहुंचा। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए, उन्होंने भारत के धर्म की व्याख्या करी। उन्होंने ये नहीं कहा दुनिया को कि आप हमारे धर्म में आ जाओ, आप धर्मांतरण कर लो। परंतु जब तलवार की नोक के ऊपर धर्मांतरण के लिए बड़े बड़े शहंशाह निकले, उसके कारण दुनिया के अंदर अशांति हुई। और धर्म तो जीवन की आवश्यकता है, धर्म के बिना जीवन नहीं है। हमें केवल और केवल स्वधर्म ही गलत काम करने से रोक सकता है। इसलिए राजनीति के साथ धर्म को जोड़ना ये सर्वथा अनुचित है। और भारत देश और भारत में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति वो भारत की धरती से जन्मा है और उसके अंदर 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 500 साल पहले वही रक्त है, उसका रक्त नहीं बदला है। आप जरा कल्पना करके देखें, अगर शक आए, हूण आए, तुर्क आए, मुगल आए, पठान आए, चंगेज आए जी, तो कितने आए? 100, 200, 500, परंतु बाकी तो सब भारत की धरती पर ही थे। बिल्कुल। तो वो एक ही और रक्त के बने हुए हैं, उनमें एक ही माता का रक्त है। इसलिए धर्म को राजनीति से जोड़ना वो अनुचित है। बिल्कुल सही कहा आपने। हम हिंदुस्तानी हैं
और भारत हमारा घर है। मुझे लगता है कि इससे ऊपर कोई बात हो नहीं सकती है। सारे धर्मों को एक तरफ रख के अगर हमें एक मौका मिलता है अपने भारत के लिए कुछ करने के लिए, उसके विकास के लिए कुछ करने के लिए, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। सर, अब थोड़ा सा पॉलिटिक्स से हट के मैं आपको जानना चाहूँगी, हमारी जनता आपको जानना चाहेगी। आपका नाम डॉक्टर राजीव बिंदल जी, आपके नाम क्या के डॉक्टर लगता है? सर, आपने मेडिकल की स्टडी करी थी या पीएचडी सर किसी सब्जेक्ट पे? मैं चिकित्सक हूँ और मैंने आयुर्वेदाचार्य GAMS की डिग्री की 1973 to 78। उसके बाद उसी चिकित्सा कार्य को लेके मैं आदिवासी क्षेत्रों में गया, वहाँ पर चिकित्सा कार्य किया। उसके बाद मैंने अपना अस्पताल चलाया। अच्छा। और अस्पताल चलाते चलाते ही समाज सेवा के क्षेत्रों में रहा और चलाते चलाते ही मैं नगर पालिका अध्यक्ष बना, MLA बना। उसके बाद चिकित्सा कार्य छूट गया। तो मैं और कभी भला चंगा डॉक्टर होता था। सर, बचपन में ना हम सबका एक ड्रीम होता है, लाइक हम बचपन से सोचते हैं कि हम टीचर बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे। लेकिन आपने जब आप छोटे थे तो आप क्या सोचते थे, आप क्या बनना चाहते थे? हमारा पारिवारिक पेशा आयुर्वेद से जुड़ा है। मेरे पिताजी और हिमाचल के बहुत बड़े हकीम वैद्य रहे, वैद्य बालमुकुंद जी। पिताजी, दादाजी, 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 अच्छा, legacy वो सब सर, लगभग 140 साल से अरे आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धति में हमारा परिवार रहा। तो एक पैदा होते ही एक इंस्टिंक्ट थी, मैं भी डॉक्टर बनूंगा। तो वो जो इंस्टिंक्ट थी वो हमको आगे ले गई और आज हमारे परिवार में 30 डॉक्टर हैं अभी। 30 डॉक्टर सर, ओ माय गॉड। तो सर ये जो डॉक्टर्स है आपकी फैमिली के, मतलब ऑल इंडिया में वर्क कर रहे हैं या हिमाचल हाँ, में? भारत के अलग अलग स्थानों पर हैं। तो सर, जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो कभी कभी हम अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं, और कभी कोई ऐसी परिस्थितियाँ रहती हैं कि हम जो चाह रहे हैं वो ना करके कुछ और कर रहे हैं, और साथ में कई बार हमारे ड्रीम्स चेंज भी हो जाते हैं। तो मेरा एक इस पे सवाल रहेगा कि अगर डॉक्टर राजीव बिंदल जी पॉलिटिक्स में ना होते और डॉक्टर भी ना होते तो आप अपने आप को किस कार्य क्षेत्र में देखते? मुझे बाल्यकाल से सेवा की प्रेरणा मिली और वो जो सेवा की प्रेरणा है उसने मेरे जीवन का साथ कभी नहीं छोड़ा। मैं विद्यार्थी जीवन में था, वहाँ भी समाज सेवा के लिए लगा और संघर्ष किया, इमरजेंसी की जेल काटी। जब चिकित्सक बन गया तो वनवासी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में सेवा कार्य के लिए गया। वहाँ भी मेरा मन उसी सेवा कार्य में रहा। जब निजी तौर पर मैंने अपना हॉस्पिटल चलाया तो भी मुझे और चिकित्सा सेवा के माध्यम से समाज की सेवा का अवसर मिला। जब मैं सोलन नगर पालिका का अध्यक्ष बन गया तो भी सेवा का अवसर मुझे मिला और मैंने उस सारे कार्य को सेवा के साथ ही जोड़ा और मेरा सौभाग्य बढ़ता चला गया। विधायक बना तो कैसे किसानों की सेवा की जा सकती है, बागवानों की सेवा की जा सकती है, तो हमने सब्जी मंडी खड़ी की, छोटी छोटी सड़कें बनाई, गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाई। किसान की पीठ पर से किल्टा उतरना चाहिए, बोझ उतरना चाहिए, उसके गांव तक छोटी गाड़ी पहुंचे, उसकी व्यवस्था की। मैं स्वास्थ्य मंत्री बना तो पहला और एक चिकित्सा का कार्ड बनाने का काम वो मैंने अपने हाथ में लिया। हिमाचल प्रदेश में इंश्योरेंस के माध्यम से चिकित्सा हो सकती है, सो वो हमको सौभाग्य मिला। एनीमिया मुक्त हिमाचल योजना चलाने का सौभाग्य मिला। हमने मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सीटें बढ़ाना, पीजी की सीटें बढ़ाना, पोस्ट ग्रेजुएशंस बढ़ाना, सुपर स्पेशलिटी बढ़ाना, नर्सिंग कॉलेजेस खोलना, नर्सिंग की और उसको आगे बढ़ाना। आयुर्वेद जो मेरा मूल सब्जेक्ट है उसके अंदर पंचकर्म चिकित्सालय शुरू करना, 33-35 चिकित्सालय शुरू करना। यानी
ये जो आज हम देखते हैं 108 एम्बुलेंस के नाम से, ये कभी मुझे लगता था कि मेरे पास सीरियस मरीज है, मैं एम्बुलेंस बुलाना चाहता हूँ, हिमाचल में एम्बुलेंस मिलती नहीं थी। एम्बुलेंस होती थी तो ड्राइवर नहीं होता था, ड्राइवर होता था डीजल नहीं होता था, डीजल होता था ऑक्सीजन नहीं होती थी, और मरीज को वो सुविधा नहीं मिलती थी। ये मन की पीड़ा थी। हेल्थ मिनिस्टर बनते ही उसके ऊपर योजना की और देश की सबसे बढ़िया अटल स्वास्थ्य सेवा 25 दिसंबर 2010 को शुरू करने का सौभाग्य मिला। उस समय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी थे। हमने पहले 50 एम्बुलेंस ली, फिर 50 ली, फिर 50 ली। अंत तो गत्वा आज 200-250 का एक फ्लीट है 108 का, और 108 साइंटिफिकली मैनेज्ड सिस्टम बनाया, धर्मपुर में उसका कंट्रोल रूम बनाया। आज भी वो शायद दुनिया का लेटेस्ट कंट्रोल रूम है। तो हमने हर कार्य को उस सेवा के एंगल के साथ जोड़ा। मैंने आपसे चर्चा की, सोलन में पीने का पानी नहीं होता था तो गिरी सा पानी लाके सोलन पहुंचाया। नाहन में पीने का पानी नहीं होता तो गिरी का पानी नाहन पहुंचाया। नाहन की घाटी में गिरी का पानी पहुंचाया जहाँ सूखी घाटी थी। यानी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, चिकित्सा सेवा, आवागमन के साधन, पेयजल योजनाएं, यानी हर चीज में उस अपने मन की तृप्ति का भाव हमने ढूंढा। और राजनीति हमारे लिए सेवा का माध्यम है, राजनीति अंतिम लक्ष्य नहीं है। और जब तक राजनीति से सेवा में कामयाबी मिलती रहेगी तब तक हम इसको करेंगे। जब उसमें सेवा में कामयाबी नहीं मिलेगी तो नहीं। सर, हम ना जब हम अपने ड्यूटी से कभी वक्त निकाल के कभी साल में एक बार हॉस्पिटल जाते हैं, सेवा देते हैं सर, तो उस टाइम हमको ऐसा लगता है कि आज ये करके हमें कितना आनंद की अनुभूति हो रही है। और ये लोग, मतलब मैं आज बोल सकती हूँ कि आप बहुत लकी हैं कि आपको ये मौका मिलता है सर। हम वो मौका ढूंढते रहते हैं और हमें वो मौका मिल नहीं पाता सर। तो वो सभी लोग लकी हैं जो इस वक्त समाज में अपनी भागीदारी दे रहे हैं और समाज के लिए अपने आप को पीछे रख के, समाज को आगे रख के समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। सर, इसी बात से मैं आगे बढ़ूंगी। आप एक पब्लिक फिगर हैं और लोगों का आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ाव भी है और बहुत एक्सपेक्टेशंस भी रहती हैं सर। इतना प्रेशर आप कैसे हैंडल करते हैं? कुछ रूटीन्स हैं आपके, डेली रूटीन्स हैं, क्या करते हैं आप? ये समाज मेरा है, ये भाई बहन लोग सब मेरे हैं। और जब ये भाव मन में रहता है तो कोई प्रेशर नहीं रहता। जब हम किसी भी काम को अपना नहीं मानते, उसको मजबूरी मानते हैं, तो प्रेशर होता है। जब ये काम मेरा है तो कोई मजबूरी नहीं, तो उसको हम सहर्ष करते हैं, इसलिए कामयाबी भी होती है। पार्टी का काम है तो, अगर जे संगठन का काम है तो, अगर जे जनता के लिए संघर्ष करना है तो, अगर डायरेक्ट सेवा करनी है तो, सारी चीज़ों को मनोभाव से अगर हम स्वीकार करते हैं तो ये प्रेशर नहीं। ये आपने बिल्कुल सही बात की सर। शायद हम तभी उस प्रेशर में रहते हैं क्योंकि हम उसको बोझ समझ लेते हैं। अगर हम किसी काम को मन से करें और उसको मतलब अपना समझ के करेंगे तो मेरे ख्याल से सच में ये प्रेशर नहीं रहेगा हम सब पे। सर, इसी के साथ मैं जानना चाहूँगी, कभी आपके ज़िंदगी का कोई एक ऐसा पल जिसने आपको अंदर तक बदल दिया हो? मैं वनवासी क्षेत्र में काम करता था, आदिवासियों में, और थोड़ी थोड़ी भाषा मैंने सीख ली थी। एक लड़का दुभाषीय के रूप में मेरे पास रहता था। मैं अपनी डिस्पेंसरी के बाहर बैठा था तो इतने में एक अधेड़ महिला मेरे पास आती है। एक उसने साड़ी सी लपेटी हुई है और उसने मुझे कहा अपनी भाषा में कि अगर किसी बालक को भूत बाण से जला दे तो आप उसका इलाज कर सकते हैं क्या? मेरे साथ जो दुभाषिया था उसने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा बोल रही है।
मैंने उससे पूछा कि तेरा घर कहाँ है, बालक कहाँ है, तो उसने बताया थोड़ी दूरी पर है। क्योंकि हम समझ नहीं सके ये कहना क्या चाहती है, हमने मोटरसाइकिल उठाया, उस बहन को भी बैठाया और जो मेरे पास दुभाषिया था उसको भी बैठाया और हम उस गांव की तरफ चल पड़े। वहाँ पहुँचे, एक झोंपड़ी है, उस झोंपड़ी के अंदर हम जैसे ही घुसते हैं तो अंदर से एक स्मेल आती है जैसे कोई पशु मंदिर सड़ा हुआ हो। अपने आप को संभाल के दोबारा अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक बालक है, वो जमीन के ऊपर लेटा हुआ है और उसी में से स्मेल आ रही है। थोड़ी देर में अपने आप को एडजस्ट करके वहाँ जा कर के देखा तो वो बालक सांस ले रहा है, जीवित है, पर एक खजूर की चटाई है, उस चटाई के ऊपर चिपका हुआ है। उसके शरीर के ऊपर जगह जगह घाव हैं और उन घावों को जब ध्यान से देखा तो उसमें मैगेट्स चल रहे हैं, कीड़े चल रहे हैं, वहीं से वो स्मेल उठ रही। मैंने उस माता बहन से पूछा पूरी विस्तार से क्या हुआ था। उसने कहा 2 महीने पहले ये धूप में जा रहा था और छाले पड़ गए और तब से हमको बोंगा साहब ने बोला कि इसको भूत ने बांध से जला दिया है। हमने मुर्गा पूजा की, बोंगा पूजा की, सब किया, पर वो ठीक नहीं हुआ। तो बहुत सोच समझ करके ध्यान आया कि उस बालक को 2, 3, 4 महीने तक प्रॉपर खुराक नहीं मिली और उसको फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो गई और उसके कारण उसको सन ओपन एरियाज में ब्लिस्टर हो गए और वो ब्लिस्टर्स फट गए और वो जख्म हो गए और जख्म में कीड़े पड़ गए। यानी आप देखिए किस विकट स्थिति के अंदर वो जीवन रहा होगा। उसका इलाज शुरू किया, प्रतिदिन जाना, ड्रेसिंग करना, दवाई देना, उसको विटामिन सप्लीमेंट देना, डाइट देना, और लगभग 30 दिन के बाद वो बालक खड़े होने लायक हो गया। वहां से जीवन बदल गया। हम कहते हैं हमको जीवन में कष्ट है, अरे जरा तुलना करके देखो समाज में कितने कष्ट हैं, और समाज के कष्टों में अगर हम 1% भी कम कर पाए तो हमारा जीवन धन्य है। ये वास्तव में मेरे लिए जीवन की प्रेरणा की गाथा है। सॉरी सर, मैं थोड़ा भावुक होगी आपकी बात सुनकर, बट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। पर इसने आपकी शिक्षा ने भी बहुत सहयोग किया उस टाइम पे। बिल्कुल जब ऐसी परिस्थितियों में हमारी एजुकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, और आपकी जो अंदर की ज़ील है किसी के लिए कुछ करने की, उसमें बस भी ये जो आपने कहा मोर इम्पोर्टेंट, शिक्षा सहयोग करेगी पर डेडिकेशन नहीं होगा, अच्छा रहने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। वो जहां भाव आ गया वहां फिर परिणाम नहीं है। सर मतलब मैं तो बिल्कुल निशब्द हो चुकी हूँ ऐसी परिस्थिति सुनकर। आपने किस तरह से उसका सामना किया और उनकी मदद करी, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इसी के साथ मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ सर। मैं जानना चाहूँगी कि जब आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़, ऐसी कोई परिस्थिति जब आपको लगा है कि इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, तो आप सर उस टाइम पे किस तरह से चीज़ों को संभालते हैं, अपने आप को कैसे बैलेंस करते हैं? इसका उत्तर देना तो बहुत कठिन है, परंतु प्रभु की बड़ी कृपा है। जब भी कठिनाई आई हमने प्रभु को, भगवान को, महामाई को स्मरण किया और उसने हमको अपार शक्ति दी और एक भाव दिया कि जिस बात को लेकर के आप दुखी हैं, आप विचार करिए कि आपके पास इतना कुछ प्रभु ने दिया है, अगर ये कोई कमी हुई है तो इसके बारे में आगे और रास्ता बनेगा, और वो रास्ता भी बना हमेशा
और प्रभु ने, महामाई ने सदा कृपा की है, कभी कोई कमी नहीं रही। सर, हमारे किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में या हमारे किसी भी सक्सेस में हमारे परिवार का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। आपके परिवार ने भी आपको यहाँ इतना सपोर्ट किया, आज आप हमारे साथ हमारे को इतना मार्गदर्शन करते हैं। इस पूरे राज्य का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है सर। तो घर और काम को कैसे आप बैलेंस करते, कैसे मैनेज करते हैं सर? परिवार बहुत बड़ी प्रेरणा है, बहुत बड़ी। एक छोटा परिवार, एक बड़ा परिवार और एक उससे भी बड़ा परिवार। एक मेरे पिता का परिवार, यानी भाई बहन, भाभी, बच्चे, भतीजे, भतीजियां, ये हमारी ताकत है। और मेरी पत्नी, बेटा, बेटी, उनका परिवार, वो लगातार हमें सहयोग भी करते हैं, प्रेरणा भी देते हैं। पर जो सबसे बड़ा परिवार है वो समाज है, और वो समाज हमारी ताकत है। जब भी कहीं कोई कमी लगी तो समाज ने पूरी की, और समाज में बेहतरीन लोग बैठे हैं। केवल उनकी अच्छाइयों का, उनके गुणों का उपयोग समाज के हित में, जनहित में करने की आवश्यकता है। हमारा परिवार, मेरा परिवार, सब मिल करके उन चुनौतियों का हम सामना करते हैं। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का काम हो, चाहे वो सेवा का काम हो, राजनीतिक क्षेत्र का काम हो। और अभी तो पिछले बहुत वर्षों से केवल और केवल समाज के काम में रहते हैं, व्यक्तिगत काम कुछ नहीं है, इसलिए कोई किसी प्रकार की चिंता भी नहीं है और कोई कमी भी नहीं। सर, घर वाले कभी ऐसा बोलते नहीं कुछ समय हमारे साथ भी बिताएं? बिल्कुल, अपेक्षा रहती है, बच्चों की अपेक्षा रहती है, बड़ों की अपेक्षा रहती है, और प्रयास भी करते हैं जितना संभव हो पाता है, क्योंकि वहां से हमें आत्मिक शक्ति भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि उनकी आवश्यकता है, वो हमारी भी आवश्यकता है। और परिवार संस्कार का केंद्र है, और उस संस्कार के केंद्र को बनाए रखना ये हमारे देश की आवश्यकता है। हम थोड़ा सा अगर जे पीछे जाकर के देखें तो परिवारों से जो संस्कार मिलते थे वही समाज को चलाते थे। कोई भी गलत काम हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो ध्यान करता था कि मेरे पिता ने ऐसा बताया, मेरी माता ने ऐसा बताया। अब वो जो संस्कार का क्रम है वो टूटा है, परिवार छोटे हुए हैं, और छोटे परिवार भी साथ रहते हुए भी दूर हैं। पति, पत्नी, बेटा, बेटी, बहू सब बैठे हैं एक कमरे में, परंतु सब एक दूसरे से दूर हैं, मोबाइल के साथ है। तो परिवार और हर दुख सुख के अंदर एक इंस्पिरेशन का सोर्स, एक सामाजिक चिंतन का सोर्स वो रहना चाहिए, रहता था, और इसको दोबारा से और एक परिवार को हमें समाज का आधार बनाने की आवश्यकता। तो हम कह सकते हैं कि घर से समाज और समाज से राष्ट्र बनता है। बिल्कुल, व्यक्ति परिवार, परिवार समाज, समाज देश, राष्ट्र। सर, तो अब वापस हम पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं। चुनाव आने वाले हैं, तो आप एज अ भाजपा हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष, आपकी कैसी तैयारी है? 17 तारीख को नगर निकायों के चुनाव हैं, और 26, 28 और 30 को पंचायती राज के चुनाव हैं। वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बहुत कोशिश की ये चुनाव ना हो। चुनाव को टालने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया। वास्तव में ये जो चुनाव है ये
लोकल बॉडीज के चुनाव है। वो व्यक्ति जो नीचे बैठा है वो चुनाव लड़ता है, वो पंचायत का प्रधान बनता है, बीडीसी बनता है, जिला परिषद बनता है, और वो अपने लोगों की सेवा करना चाहता है। वहां पर समाज का भाव ज्यादा रहता है, राजनीति का भाव कम रहता है। ऐसे में अच्छे व्यक्ति चुन करके आए, समय अवधि पर चुनाव हो, ये सरकार की ड्यूटी है। परंतु सरकार उस ड्यूटी से भाग रही थी। माननीय उच्च न्यायालय ने हिमाचल के उन सभी लोगों को ये अवसर प्रदान किया। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को पूरी तरह से सहयोग की भूमिका में लड़ रही है। अच्छे लोग आगे आए, अच्छे लोग चुनाव में जीते, और जनता 3.5 साल के कांग्रेस के मिस रूल से त्रस्त है, दुखी है। बहुत सारी गारंटियां दी थी, 1500 रुपया हर बहन को मिलेगा, पहली कैबिनेट से मिलेगा। 42 महीने हो गए, 60,000 रुपया मिल जाना चाहिए था। वो सारी बहनें बदला लेने के मूड में। 1 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी मिलनी थी, पक्की नौकरी, 58 साल की पेंशन वाली नौकरी, एक भी नहीं मिली। 5 लाख रोजगार मिलने थे, बेरोजगार त्रस्त है। 300 यूनिट बिजली फ्री मिलनी थी, जो मिल रही थी वो भी बंद कर दी। बिजली के दाम बढ़ा दिए, पानी के दाम बढ़ा दिए, राशन के दाम बढ़ा दिए, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, एंट्री टैक्स बढ़ा दिया। यानी ऐसी स्थिति के अंदर हिमाचल को ला करके खड़ा किया है जब जनता त्रस्त है। आए दिन स्कूलों को ताले लग जाते हैं, अस्पतालों को ताले लग जाते हैं। 2 दिन पहले भी 100 स्कूल बंद किए। 2000 के लगभग संस्थान बंद करने का कीर्तिमान कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने किया। 2000। कोई तो आता था, स्कूल खोलता था। पहले जमाने में क्या था, गुरुकुल खोलते थे, पीने का पानी देते थे, उसको धर्मार्थ बोलते थे। ऐसी सरकारों में धर्मार्थ यानी स्कूल खोलना, अस्पताल खोलना, ये अस्पताल भी बंद कर रहे हैं, स्कूल भी बंद कर रहे हैं, कॉलेज भी बंद कर रहे हैं, ताला लगाने का काम चला हुआ है। जनता त्रस्त है। बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। तो आपके पास पैसा नहीं है तो नगर पालिका को पैसा कैसे देंगे आप? इसलिए जनता आपके साथ क्यों जाएगी? कर्मचारी त्रस्त है, उसको समय पर तनख्वाह नहीं मिलती, उसको कर्मचारियों के बेनिफिट्स नहीं मिलते। रिटायरी त्रस्त है, वो रिटायरी 80-80 साल के लोग सड़कों पर नारे लगा रहे हैं। यानी कहां ला करके खड़ा कर? कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। आपने देखा 19-20 साल की बेटी, उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। बहुत ही भय नहीं कोई किसी भी प्रकार का। गैंगवार हो रही, चिट्टा गैंग है, उसके अंदर लड़ाई हो रही है। स्क्रैप माफिया, उसके अंदर गैंगवार हो रही है। हम एक ऐसी स्थिति में आकर के खड़े हो गए जहां पर सरकार की नहीं सुनती, प्रशासन का नहीं सुनता, जहां और जनता के हितों के बारे में किसी को कोई चिंता नहीं है। इसलिए जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी, और इसको उखाड़ फेंकने से पहले ये जो नगर पालिका के चुनाव हैं, जिला परिषद के चुनाव हैं, इसमें ठीक तरीके से लोग बदला लेने के मूड में। तो सर, भाजपा की कैसी तैयारी है आने वाले इलेक्शन को लेकर जो 2027 में होने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी 8009 पोलिंग बूथ हैं। सभी पोलिंग बूथों पर हमारा संगठन सज्ज है। हर पोलिंग बूथ पर हमारा कार्यकर्ता है। मंडल, जिला, प्रदेश, मोर्चे, प्रकोष्ठ सब अपने काम के लिए तैयार हैं। जिस दिन इलेक्शन अनाउंस होगा उस दिन सब मैदान जंग में आएंगे और बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी सीटें जीतेगी। सर, अभी जैसे पीछे बिल पास होते होते हमारा रह गया, तो
क्या कारण रहे इसके पीछे? कांग्रेस पार्टी, महिला विरोधी चेहरा। 40 साल हो गए, 40 साल से प्रदेश देश की बहनें इस बात की इंतजार कर रही हैं कि उनको राजनीतिक शक्ति मिलनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर मिलनी चाहिए। क्या बहनें सिर्फ खैरात के लिए हैं? क्या बहनें सिर्फ उनको अच्छा भाई उनको सब्सिडी मिलेगी, बस में सब्सिडी मिलेगी, उनको ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, क्या खैरात के लिए हैं? नहीं, मोदी जी ने तय किया डिसीजन मेकिंग के अंदर बहनों को आगे आना है। जब आपने और 33% बहनों को सत्ता में आने ही नहीं देना, तो आप आए दिन चेहरा बदलते हैं, आए दिन मोहरा बदलते हैं। बिल के अंदर कौन सी खामी थी आपने बताया नहीं। 33% सीटें बढ़नी थी, 50% सीटें बढ़नी थी, 33% बहनों को जानी थी। आबादी 50 करोड़ से 140 करोड़ हो गई, सीटें बढ़नी थी। आपने विरोध किस चीज का किया? वास्तव में यह विरोध महिलाओं का विरोध था और कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल एक्सपोज हुए इसमें। बहनों ने देखा है कि किस तरह से उन्होंने और विरोध किया और विरोध के बाद उसका आनंद लिया, उसके बाद उसको खूब मनाया, सेलिब्रेट किया जब बिल गिर गया। और हमें विश्वास है मोदी जी करके रहेंगे। सर, अगर हम महिला सशक्तिकरण पे बात करें तो महिलाओं के लिए भाजपा सरकार आने वाले टाइम में क्या और योजनाएं लेके आने वाली है, किस तरह से उनको और सशक्त करने वाली हैं? भारतीय जनता पार्टी ने सदा बहनों की मजबूती के लिए चिंतन किया, काम किया। आज ये जो पंचायती राज चुनाव हो रहा है, इसके अंदर 55% 60% बहनें जीत करके आने वाली हैं। आरक्षण 50% है, यानी कितनी बड़ी भागीदारी। और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार जो आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में चल रही थी और हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी उस समय ग्रामीण विकास मंत्री थे, तब ये पंचायती राज संस्थाओं को और 50% आरक्षण दिया, नगर निकायों को 50% आरक्षण दिया। उस समय क्या विचार था, चिंतन थी, सोच थी, आज क्या है? उस समय बोलते थे कहाँ से मिलेंगी बहनें, कैसे चलाएंगी। आज बेहतरीन प्रधान, बेहतरीन जिला परिषद, बेहतरीन और नगर परिषद चलाने वाली बहनें अच्छा काम कर रहे हैं। 5-5, 6-6 बार प्रधान, बीडीसी, जिला परिषद, इस स्थान के ऊपर बहनों ने अपना और सिक्का मनाया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक अपॉर्चुनिटी दी आगे बढ़ने की। महिलाओं के आर्थिक उत्थान के लिए, स्वयं सहायता समूहों को मदद करने के लिए। और आप ही ने देखा है कि एयरफोर्स के अंदर मोदी जी के समय में बहनों का जाना, स्पेस साइंस के अंदर बहन बेटियों का जाना, मिलिट्री में बहन बेटियों का जाना, हर जगह के ऊपर बहन बेटियों को एक स्थान, इज्जत, मान, प्रेफरेंस देना, उससे आत्म स्वाभिमान बढ़ता है। और जब आत्म स्वाभिमान बढ़ता है तो बहनें आगे बढ़ती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कृत संकल्प थी, है, रहेगी। और जब तक 50% आबादी देश के विकास में बराबर की भागीदार नहीं बनेगी तो देश का विकास संभव नहीं। तो सर, हम कह सकते हैं कि एक महिला बढ़ेगी तो परिवार बढ़ेगा और समाज आगे बढ़ेगा। अगर जे महिला, बहन, बेटी ये शक्तिशाली होगी, ज्ञानवान होगी, शिक्षित होगी, स्वस्थ होगी, आत्मनिर्भर होगी, तो समाज, देश निश्चित रूप से आत्मनिर्भर होगा, शक्तिशाली होगा। सर, मैं इसके साथ आखिरी सवाल की तरफ बढ़ूंगी। हमारी युवाओं के लिए मैं सवाल भी नहीं सर, मैं चाहती हूँ कि आप उनको मैसेज दें, उन बातों पर उनको बताएं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, आपकी जो लाइफ जर्नी है उसके थ्रू। सर, आज का यूथ की ऐसी धारणा बनती जा रही है कि रिलीजन एक माध्यम है वोट बैंक को बनाने के लिए। तो सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे यूथ को और जो हमारे अपकमिंग जो वोटर्स है, न्यू वोटर्स है, उनके लिए? भारत युवा देश है,
दुनिया के अंदर सर्वाधिक युवा परसेंटेज भारत में है। भारत का युवा शिक्षित होता जा रहा है और आगे बढ़ रहा है। उस बढ़ते हुए युवा को हम शुभकामनाएं देते हैं। वो अपने जीवन में, परिवार जीवन में, समाज जीवन में और राष्ट्र जीवन के अंदर लगातार अपनी भूमिका को सुनिश्चित करे। चंद चीजों की तरफ तवज्जो देना जरूरी है। भारतीय बालक बालिका वो स्वाभिमान शून्य ना हो। भारत का बालक बालिका भारत की संस्कृति से, भारत के इतिहास से, भारत के ज्ञान से प्रेरणा ले। ये वो भारत है जिसने दुनिया को भाषा दी। ये वो भारत है जिसने दुनिया को खगोल शास्त्र दिया। ये वो भारत है जिसने दुनिया को जीवन का ज्ञान दिया। ये वो भारत है जिसने दुनिया को आध्यात्म दिया, जीवन की कला दी, हाउ टू लिव इन द लाइफ, कैसे आना है, कैसे जाना है, कैसे जीना है। सारी दुनिया ने भारत से जीवन का ज्ञान लिया। आप उस देश के वासी हैं, इसलिए स्वाभिमान के साथ खड़े हो, पहला। दूसरा, ज्ञानवान बनिए और पूरे समाज को साथ लेकर के आगे बढ़िए। ये समाज मेरा है। जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठ करके ये समाज मेरा है, उसके कल्याण के भाव को लेकर के आगे बढ़े। तीसरा, आत्मनिर्भर बनने के लिए 100% जीवन का लगाइए। पुट इन योर 100% और मेहनत की पराकाष्ठा करिए। चौथा, नशे, ड्रग्स और गलत एक्टिविटीज से अपने आप को बचा के रखें, बाकी समाज को भी बचा करके रखें, सजग रहें। और अंतिम, युवा बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, युवा पढ़ेगा तो देश ज्ञानवान होगा, युवा स्वस्थ होगा तो देश स्वस्थ होगा। अगर युवा नेतृत्व करेगा तो दुनिया भारत के चरणों में आएगी। इसलिए युवाओं के लिए और समय है। श्री नरेंद्र भाई मोदी युवाओं को आगे प्रेरणा देकर के आगे बढ़ाने वाला देश का नेतृत्व है। तो इस अवसर में और हम चूके ना, इतने। आज के टाइम में हमें बहुत न्यूज़ सुनने को मिलती है कि वो बच्चे सुसाइड कमिट कर रहे हैं प्रेशर में आके। आप उनको कोई एक मैसेज देना चाहेंगे कि इस तरह का प्रेशर कैसे वो संभाल सकते हैं? हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में कहा है कि करोड़ों करोड़ों जूनियों के बाद ये मनुष्य जीवन मिलता है, अर्थात ये मनुष्य जीवन बहुत कीमती है। हम अपने आसपास देखते हैं तरह तरह के पशु हैं, जानवर हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, मच्छर है, मक्खी है, वो भी जानवान है, हम भी जानवान। और हमको उस परमात्मा ने, प्रभु ने एक ऐसा जीवन दिया है, हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, कमा सकते हैं, खा सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं। हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, और इस जीवन का उपयोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और अपने अगंत के लिए हमको उपयोग करना है। समस्याएं आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, उन कठिनाइयों से लड़ना, जूझना, पार करना, यही तो जीवन है। उन कठिनाइयों के आगे और घुटने टेक करके और आत्महत्या कर लेना, अपना जीवन समाप्त कर लेना, क्या ये जीवन सिर्फ मेरा है? जिसने मेरे को पढ़ा लिखा करके बड़ा किया उसका मेरे ऊपर कर्ज है?
जिस अध्यापक ने मुझे पढ़ाया उसका मेरे ऊपर कर्ज है, जिस धर्माचार्य मुझे ज्ञान दिया उसका मेरे ऊपर कर्ज है, वो माता पिता जिसने हमको पैदा किया उसका मेरे ऊपर कर्ज है, और आने वाले समय के अंदर उस कर्ज को चुकाना मुझे इसी जीवन के अंदर है। सनातन में कहा है देव ऋण, देवताओं का ऋण, पितृ ऋण, माता पिता का ऋण, समाज ऋण, उस समाज का ऋण, और इन सभी ऋणों से उऋण होना है। और उससे जब हम उऋण होंगे तब हमारी आत्मा का कल्याण होगा। अन्यथा हम किसी भी भावावेश में आकर के इस और महत्वपूर्ण जीवन को समाप्त करके समाज को, परिवार को, संगी साथियों को, सबको कष्ट में डालते हैं। इसलिए हिम्मत के साथ खड़े हो, योग करो, ध्यान करो, चिंतन करो, मनन करो, और उसके बाद फिर आगे बढ़ो। सर, आखिरी सवाल, जो युवा पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे? राजनीति समाज जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। समाज के अच्छे लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में अवश्य आना चाहिए। राजनीति में आने से पहले समाज का पूरा अध्ययन करें, देश का, दुनिया का पूरा अध्ययन करें, और राजनीतिक क्षेत्र में आते समय एक चीज संकल्प करके आए कि राजनीति सत्ता प्राप्ति, समाज सेवा का माध्यम होगा। मैं राजनीतिक क्षेत्र में आ रहा हूं तो मैं समाज सेवा करने के लिए आ रहा हूं। सत्ता प्राप्ति और राजनीति समाज सेवा का मेरे लिए माध्यम है। ऐसा विचार करके मैं युवाओं को कहूँगा वो राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करें। सर, आपकी ये बातें और आपके जो एक्सपीरियंस है, आज मुझे लगता है कि जब हमारे यूथ ने, हमारे लोगों ने, हमारे ऑडियंस ने जब सुना होगा तो डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा उनको एक प्रेरणा भी मिली होगी और एक जोश भी मिला होगा हमारे युवाओं को। और आशा करती हूँ कि जो प्रेशर के साथ आप अपने जीवन को जी रहे हैं, तो डॉक्टर साहब की कुछ चंद बातें आपको ज़रूर पसंद आई होंगी और उनको ज़रूर आप अपने जीवन में उतारें। और मैं आशा करती हूँ कि हमें ऐसी न्यूज़ द्वारा सुनने को ना मिले जो हमें आज की डेट में सुनने को मिलती हैं। सर, इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे भी आपका बहुत आभार व्यक्त करना है। आपने मेरे जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को छूने का प्रयास किया और मेरे मन में भी बहुत सारी जिज्ञासाएं पैदा हुई अपने आप को जानने की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूँगी कि आप डॉक्टर साहब से कभी कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ आपके मन में कोई जिज्ञासा है, तो ज़रूर हमें कमेंट करें और हम डॉक्टर साहब से फिर ज़रूर मिलेंगे आपके ही सवालों के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। दोस्तों, हिमाचल से पहाड़ों की खूबसूरती नहीं बल्कि एक सिस्टम है, एक सोच है, जहाँ डिसीज़न और जिम्मेदारियाँ मिलकर एक कहानी बनाती है। आज हमने इस कहानी को समझने की कोशिश की और उस नज़रिए को भी जिसे डॉक्टर राजीव बिंदल जी अपने डिसीज़न और अनुभव के द्वारा आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले सेगमेंट में, अगले एपिसोड में, अपनी नई कहानी, नए किरदार के साथ। जय हिंद, जय भारत।